मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक पल्मोनरी एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा ये किस तरीके का डिसीज़ है? जब हमने आपको पिछले चैप्टर में वाइटल कैपेसिटी पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रक्टिव डिसीज़ के बारे में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रक्टिव, तो रिस्ट्रक्टिव डिसीज़ एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़। रेस्ट्रक्टिव डिसीज़ में वो डिसीज़ आते हैं जिसमें किसी भी वर्टिब्रल कॉलम या रिब डिफॉर्मिटी की वजह से जो थोरेसिक केज है वो एक्सपैंड नहीं हो पाए। और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ में वो डिसीज़ आते हैं जिसकी वजह से एयर जो है ट्रैप रहती है और कम्प्लीटली एक्सपायर आउट नहीं हो पाती ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। और इसमें एग्जाम्पल में आता है अस्थमा, एम्फाइसीमा, लाइक दिस। तो आज हम पढ़ते हैं पल्मोनरी एम्फाइसीमा के बारे में। सो क्या होता है पल्मोनरी एम्फाइसीमा? इट मीन्स एक्सेस एयर इन द लंग्स। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि एयर जो है एक्सेस मात्रा में लंग्स में भर गई है, यानी एक्सेस लंग्स का अगर कहीं भी नाम आए तो दैट इज़ नोन एज एम्फाइसीमा, पल्मोनरी एम्फाइसीमा। एंड दिस टर्म डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ लंग्स। और ये जो टर्मिनोलॉजी है पल्मोनरी एम्फाइसीमा, ये क्या डिस्क्राइब करती है? कितना कॉम्प्लेक्स ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ है, जैसा कि हमने आपको बताया, और उसकी वजह से कितना डिस्ट्रक्शन प्रोसेस हो चुका है लंग्स में। सो दिस कैन बी कॉज बाय मेनी ईयर्स ऑफ स्मोकिंग। बहुत ज़्यादा साल तक स्मोक करने पे या बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर में रहने की वजह से कई बार जो लंग्स है उसमें डैमेज हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, और इस वजह से कंडीशन कॉज पल्मोनरी एम्फाइसीमा। पैथोफिजियोलॉजिक चेंजेस क्या क्या होते हैं पल्मोनरी एम्फाइसीमा के? क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्रैप ऑफ एयर इन एल्वेलाई। क्रोनिक इन्फेक्शन, इसे हमने क्रोनिक पल्मोनरी एम्फाइसीमा क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? क्रोनिक का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी ये एक धीरे धीरे सीवियरिटी इसकी बढ़ती है जैसे ही ये किसी भी पर्टिकुलर कारण के संपर्क में आता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो इन्फेक्शन डेवलप होता है क्रोनिकली डेवलप होता है धीरे धीरे। अब ये जो इन्फेक्शन डेवलप हुआ बेसिकली किसकी वजह से होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं या जो लोग स्मोकिंग करने वालों के साथ में नज़दीक में रहते हैं उन लोगों में इरिटेंट सब्सटेंसेस, जो इसमें ये जो स्मोकिंग में इरिटेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं जो कि इरिटेट करते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को। तो ये इरिटेटिंग सब्सटेंस जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के लिए इन्फेक्शन कॉज करने का काम करते हैं। अब अगर ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो इस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? ड्यू टू क्रोनिक इन्फेक्शन डीअरेंज द नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एयरवेज। जो लंग्स की नॉर्मली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है वो डिरेंज हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। प्रोटेक्शन का मतलब है पार्टिकल्स को लंग्स में एंटर करने से रोकने की मैकेनिज्म। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? इन्फेक्शन की वजह से पार्शियल पैरालिसिस ऑफ सीलिया ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया एस्केलेटरी एक्शन के थ्रू, जो हमने आपको लंग फंक्शंस में बताया, एस्केलेटरी एक्शन के थ्रू सीलिया जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मोर देन 10 नैनोमीटर जिनका डायमीटर होता है उनको बाहर एक्सपायर आउट कर देते हैं, लंग्स में एल्वेलाई तक नहीं पहुंचने देते हैं। और ये मैकेनिज्म पल्मोनरी एम्फाइसीमा में फेल हो जाती है या इम्पेयर्ड हो जाती है या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इफेक्ट कॉज बाय निकोटीन। कुछ इफेक्ट डायरेक्ट निकोटीन की वजह से भी होते हैं जिसकी वजह से म्यूकस कैन नॉट मूव्ड ईजिली आउट ऑफ पैसेज वेज। म्यूकस का पैसेज वे से ईजिली मूव आउट होना संभव हो जाता है। स्टिमुलेशन ऑफ एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन, इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इनहिबिशन ऑफ एल्वुलर मैक्रोफेजेस, जो एल्वुलर मैक्रोफेजेस है पल्मोनरी एल्वुलर मैक्रोफेजेस, ये लंग्स का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। ये अगर किसी भी वजह से इनहिबिट हो जाए या अपने फंक्शन में इम्पेयर्ड हो जाए तो जो जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है लंग्स की वो कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो कंट्रोल करने में इन्फेक्शन को काफ़ी टाइम लगेगा या ये इन्फेक्शन जो है वो टाइमली धीरे धीरे प्रोन होता जाएगा बिकॉज ऑफ एल्वुलर मैक्रोफेजेस की डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इनहिबिट हो गई है। ओके, सो एम्फीसीमेटस लंग्स देखिए और दिस वन इज़ नॉर्मल लंग, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे एम्फीसीमेटस लंग्स में जो एयर है ये ये स्मॉल एयरवेज जो है एल्वलाइज के जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनमें एयर ट्रैप हो जाती है, भर जाती है। एक्सपिरेशन के टाइम में ये बाहर एक्सपायर आउट नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पैथोफिजियोलॉजिक
चेंजेस हैं वो हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, सो ड्यू टू इन्फेक्शन, सिक्रेशन ऑफ एक्सेस म्यूकस अकर, बिल्कुल, एंड फाइनली इन्फ्लेमेटरी एडिमा ऑफ ब्रोंकियोलर एपिथेलियम अकर्स। तो लास्ट में क्या होता है, जो कि इरिटेंट सब्सटेंस होते हैं, तो जो लाइनिंग्स होती हैं, ये लाइनिंग्स जो है इरिटेट होके इन्फ्लेमेटरी हो जाती हैं, तो ब्रोंक्यूल्स की जो एपिथेलियम होती है वो इन्फ्लेमेटरी एडिमेटस हो जाती है, एंड दिस कॉज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मैनी स्मॉलर एयरवेज, और इसकी वजह से बहुत सारे छोटे एयरवेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे एयर का बाहर निकलना कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तीसरा क्या पैथोफिजियोलॉजिक चेंज आता है? एंट्रैपमेंट ऑफ एयर। ये सब आपस में चेंज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन, इसकी सीवियरिटी से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, और फाइनली एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन एल्विलाई। सो ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज कॉज डिफिकल्टी टू एक्सपायर, then which cause entrap of air in the alveoli and overstretch them। अब जब एयर बाहर नहीं प्रॉपर पूरी निकल पाएगी तो ये लंग्स में ही पड़ी रहेगी, और लंग्स अपनी एक्सपैंडेड या ओवर स्ट्रेच्ड फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि आप इंस्पायर तो कर ही रहे हैं। तो जो इंस्पायर आप कर रहे हैं, एक तो उसको अमाउंट तो कम होगा, लेकिन बाहर निकलने वाली एयर जो है, जिसे बाहर एक्सपायर आउट हो जाना चाहिए, वो लंग्स में एंट्रैप रहती है, ठीक है, भरी हुई रहती है। एंड thus infection and obstruction of airways finally cause marked destruction of air। और जो entrapped air रहती है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर देती है, क्योंकि इस एयर में क्या है, एक्सपायर आउट होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एंट्रैप रह रही है। तो 50 से 80% लंग्स की एल्वियोलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। डैमेज हो जाने की वजह से क्या होगा, ये जो लंग है ये एम्फाइसीमेटस लंग कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, कि एम्फीसीमेटस लंग्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है ये, या इसका पैथोफिजियोलॉजिक कारण क्या है, तो आप पूरा इसको बता पाएंगे। सो दिस वन इज़ एम्फीसीमेटस लंग एंड दिस वन इज़ नॉर्मल लंग, ठीक है। नाउ फिजियोलॉजिक इफेक्ट ऑफ एम्फाइसीमा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है एम्फाइसीमा के वे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब है, एक तो होता है डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डिसीज़, कि जितना ज़्यादा आपका क्या कहते हैं टाइम हो रहा है, क्रोनिकली इंक्रीज़ हो रहा है स्मोकिंग, तो वो डिसीज़ जो है वो उस हिसाब से सीवियर होगा। दूसरा होता है रिलेटिव डिग्री ऑफ ब्रोंक्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन, कि ब्रोंक्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कितना हो चुका है वर्सेस लंग पैरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन, कि लंग की पैरेन्काइमा में कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो इन दोनों के बिहाफ पे डिपेंड होता है कि एम्फाइसीमा जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। एबनॉर्मेलिटीज़ क्या आती हैं? सबसे पहले एबनॉर्मेलिटीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, क्रोनिक एम्फाइसीमा है अगर, तो इंक्रीज एयरवे रेसिस्टेंस। ऑब्वियसली बात है, एयरवे का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा बिकॉज म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी एडिमेटस ब्रोंक्यूल्स हो रहे हैं, दैट कॉज रिजल्ट इन ग्रेटली इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग, तो जिसकी वजह से वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो लंग्स का बढ़ जाएगा, उसको बाहर एयर को एक्सपायर आउट करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगा। डिफ़िकल्ट टू मूव एयर थ्रू द ब्रोंक्यूल्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एबनॉर्मेलिटी है पल्मोनरी एम्फाइसीमा की। सेकंड है मार्क्ड लॉस ऑफ एल्वियोलर वॉल, क्योंकि एयर एंट्रैप रहेगी तो एल्वियोलर वॉल जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गई। इसके साथ साथ ग्रेटली इंक्रीज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग, तो डिफ्यूजन जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से लंग्स के पास जो एबिलिटी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने की, ऑक्सीजन डिलीवर चूँकि कम हो रही है तो कम ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा है, तो ऑक्सीजनेट की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और रिमूव CO2 फ्रॉम ब्लड। और चूँकि लंग में ऑलरेडी एयर एंट्रैप है, तो CO2 जितनी बाहर लंग से निकलनी चाहिए, एक्सपायर आउट होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती है, इसी वजह से ब्लड में भी कम जाती है, तो ब्लड जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेट सफिशिएंटली नहीं हो पाता। तीसरा क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस इन फ्रिक्वेंटली वर्स सम एरियाज ऑफ लंग्स। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कुछ एरिया होते हैं जो लंग्स के, वो तो फ्रिक्वेंटली वर्स होते चले जाते हैं एक के बाद एक, कुछ एरियाज जो होते हैं वो कम होते हैं एंड बिकम पुअरली वेंटिलेटेड। अब चूँकि इस एरिया में ऑलरेडी एयर एंट्रैप है, एल्वियोलर वॉल जो है वो
ख़राब हो चुकी है, ठीक है, तो एयर जो है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, तो पुअरली वेंटिलेटेड होते हैं ऐसे एरिया, एंड दैट कॉज एक्सट्रीमली एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो जो है वो बहुत कम हो जाता है और इससे बोलते हैं फिजियोलॉजिक शंट। फिजियोलॉजिक शंट का मतलब होता है क्या, वो एरिया जहाँ से आसानी से डिफ्यूजन हो सकता था, ऑक्सीजन वेंटिलेशन हो सकता था, परफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा, तो उस एरिया को बोलते हैं फिजियोलॉजिक शंट। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो के ऊपर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आपको आगे पढ़ाएंगे इसी सीरीज़ में। तो फाइनली क्या होगा, दिस रिजल्ट इन पुअर एयरेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी, एंड वेरी हाई वेंटिलेशन परफ्यूरेशन रेशो इन अदर एरियाज़। और वेंटिलेशन में अदर एरियाज़ जहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ पे जो वेंटिलेशन है वो तो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारा कंडक्टिव जोन है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होता है, कंडक्टिव जोन यानी एनाटॉमिकल डेड स्पेस एरिया प्लस फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एरिया, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एरिया क्या होता है, बेसिकली वो एरिया जो वेंटिलेशन के लिए तो है, यानी कुछ एरियाज़ जो होते हैं एल्वेलाई में वो वेंटिलेशन तो वहाँ पे होता है, पर परफ्यूजन के लिए उतना अमाउंट में वहाँ कैपिलरीज नहीं होती। तो यूजुअली क्या होता है कि वेंटिलेशन तो हो रहा है पर परफ्यूजन जो है वो कम है, तो इस कंडीशन के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है रेशो जो है वो बहुत हाई होता है। तो कुछ एल्वेलाई में वेंटिलेशन तो होता है पर जो परफ्यूजन है वो कम होता है, ठीक है। इस कंडीशन में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो जो है वो अदर पार्ट्स में हाई हो जाता है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो कि अपना कंडक्टिव जोन बनाता है, दूसरा जो अपना फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एरिया होता है जो कि एल्वियोलर डेड स्पेस होता है। तो टोटली जो डेड स्पेस एरिया आता है, एक तो आता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है एनाटॉमिकल, ठीक है। तो एल्वियोलाई कुछ ऐसी होती हैं जहाँ वेंटिलेशन होता है लेकिन परफ्यूजन कम होता है। सो टोटली जो रिजल्ट आता है वो आता है वेस्टेड वेंटिलेशन, यानी जो एयर आ भी रही है उसका भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है क्योंकि परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्व्स, क्योंकि एयर एंट्रैप रहती है, डिस्ट्रॉय कर देती है एल्वियोलर वॉल्व को, डिक्रीज नंबर ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज एंड ऑफन कॉज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज मार्कली। पल्मोनरी कैपिलरीज जो है उनका नंबर कम हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्शन में एल्वियोलर वॉल्व्स जो हैं वो लॉस हो जाती हैं। दिस कॉज इंक्रीज इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दिस कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। Pulmonary hypertension result in overloads the right side of the heart and frequently cause the right-sided heart failure. So pulmonary hypertension किस वजह से हो जाती है, pulmonary जो कि vascular resistance increase हो गया तो mean pulmonary arterial pressure जो है वो increase हो जाता है, जिसकी वजह से right ventricle और पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो मेंटेन नहीं रह पाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन पे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉपर इसके बारे में बताएंगे। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एम्फाइसीमा में पल्मोनरी हाइपरटेंशन का क्या से रिलेटेड क्या चेंजेस आते हैं। सो दिस रिजल्ट इन ओवरलोड द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट पे जो है ओवरलोड बढ़ जाता है एंड फ्रिक्वेंटली कॉज राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर के एक कारण बन जाता है। सो आई होप पल्मोनरी एम्फाइसीमा से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाएं तो आप बता पाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन या शॉर्ट नोट वाइवा वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। इसी तरीके के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम लिंक। थैंक यू, गुड लक।